सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले तीन अनुसंख्यक गुण जो था वो पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनामान, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनामान और चौथा है अपना प्यारा सा परासरण दाब। तो जल्दी से सभी बालक बालिकाएं कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और ध्यान से इधर टकटकी लगाकर देखें। हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान से देखें, फोर्थ नंबर परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर्थ। और इसको जानने से पहले अभी दो टर्म हम लोग को और जानना पड़ेगा। परासरण दाब क्या है? तो अब देख रहे हो दाब है, एक प्रकार का प्रेशर है, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है परासरण। इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परासरण। परासरण ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। तो यहां ध्यान दीजिए, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर तेरी ओर खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। अब ये क्या है भाई? तो देखो ध्यान से, यहां पे है विलायक, शुद्ध विलायक, और इस बर्तन में है विलयन, सॉल्यूशन। इसमें है विलायक और इसमें है विलयन। और ये जो आप ये डिजाइन देख रहे हो ना, ये है अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? तो वैसा झिल्ली जिससे होकर सिर्फ सॉल्वेंट के कण विलायक के अणु पास कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं, और विलय के अणु उससे पास नहीं हो सकते हैं, रुक जाते हैं। तो उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो होता क्या है, जब हम एक बर्तन में शुद्ध विलायक ले लेते हैं और दूसरे बर्तन में विलयन ले लेते हैं। शुद्ध विलायक का मतलब क्या? सिर्फ विलायक, फिर सिर्फ सॉल्वेंट, इसमें नमक चीनी कुछ भी नहीं है, कोई सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है। और विलयन का मतलब क्या होता है कि इसमें विलय भी है और विलायक भी है, मतलब पानी भी होगा, कोई लिक्विड भी होगा और कोई सॉलिड भी होगा, चीनी भी होगा, नमक भी होगा, यूरिया भी होगा, कुछ न कुछ जरूर होगा सॉल्यूट। तो जब हम एक विलयन को और एक विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं, तो होता क्या है कि विलायक तो पतला होता है और विलयन गाढ़ा होता है, क्योंकि इसमें कुछ घुला हुआ है। विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, झिल्ली में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र से होके विलायक का कण पास हो जाता है, लेकिन विलयन का कण विलय का कण पास नहीं होता है। तो जब हम दोनों को अलग कर देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, तो विलायक के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे इस छिद्र को पार करके और विलयन में प्रवेश करने लगते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर
विलायक के कणों का विलयन में प्रवेश करने की जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं परासरण। या फिर एक दूसरे तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ भी विलयन है और इसमें भी विलयन है, दोनों में सॉल्यूशन है, लेकिन एक जो है गाढ़ा विलयन है और एक जो है वही पतला विलयन है। तो जो गाढ़ा विलयन होगा, जो जिसको हम लोग सांद्र विलयन बोलते हैं, उसमें विलय की मात्रा अधिक होगा, और जो पतला विलयन होगा जिसे तनु विलयन कहा जाता है, उसमें विलय की मात्रा कम होगा। तो जब एक सांद्र विलयन को और एक तनु विलयन को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं, तो तनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगता है। इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। मतलब अब सिंपल समझ लो कि एक जो लिक्विड होता है जो पतला है, एक जो है गाढ़ा है, तो पतला जो द्रव है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किस में जा रहा है, गाढ़े द्रव में जा रहा है। तो इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। तो चलिए लिख लेते हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करने की घटना को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण कहते हैं। जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परासरण। और इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में प्यार से एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या होता है? वैसा झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के कण आर पार हो सकते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य ए वाला जो देख रहे हो क्या होता है? तो ऐसा झिल्ली जिसमें छिद्र बहुत छोटे छोटे होते हैं और उससे विलायक के कण तो पास हो जाएगा, पानी पास होगा, चीनी रुक जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे हमारे शरीर का ये जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली, ये भी एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। लेकिन परासरण दाब का जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ पे इसका उपयोग नहीं होता है, वो सुटेबल नहीं होता है एनिमल झिल्ली, इसलिए ये अर्धपारगम्य झिल्ली तो है लेकिन हम यहाँ पे इसको कंसीडर करके नहीं चलते हैं। तो हमारे पास जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन होता है? अर्धपारगम्य, आप हेडिंग डालना, अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये होते नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अंग्रेजी होगा नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये प्रकृति में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं?
हाँ प्रकृति में, मतलब इसको नेचर में खुद से एग्जिस्ट करते हैं, इसको भगवान बनाता है, गॉड बनाता है, अल्लाह बनाता है, पता नहीं और कौन कौन भगवान होते हैं। तो प्रकृति में खुद से एग्जिस्ट होते हैं, इसे इंसान नहीं बना सकता है, प्रयोगशाला में या केमिकली नहीं बनाया जा सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो परचमेंट पेपर, फिर ब्लाडर, जो बकरी का सूअर का जो ब्लाडर होता है वो लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप कोशिका झिल्ली लिख सकते हो, जो जंतुओं का या फिर पेड़ पौधों का जो कोशिका झिल्ली होता है। ऐसे पेड़ पौधों में सेल वाल होता है, सेल वाल, लेकिन सेल में जंतुओं का जो सेल मेम्ब्रेन होता है कोशिका झिल्ली, वो भी अर्धपारगम्य में होता है, तो उसे भी आप लिख सकते हो। दूसरा है कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में निर्माण कर सकते हैं। वैसे अर्धपारगम्य झिल्ली जिनका निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि एक सरंध्र पात्र है, एक छिद्रयुक्त पात्र है, जिसमें मान लो हमारा जो चलनी जैसा होता है, चलनी आटा चालने वाला या फिर और कोई चलनी होता है, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसी प्रकार का कोई एक धातु का प्लेट है और उसमें हम ले लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6, ठीक, कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम फेरोसाइनेट, और दोनों के सॉल्यूशन को मिलाकर और उसमें हम क्या करेंगे, वो जो हमारा पात्र है उसको उसमें डुबा देंगे। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है Cu2FeCN6 प्लस K2SO4, ये कॉपर फेरोसाइनेट बनता है प्लस ये पोटेशियम सल्फेट बनता है। तो ये जो बना हमारा प्रोडक्ट कॉपर फेरोसाइनेट, ये जो छिद्र है जो हम सरंध्र पात्र लिए थे, छिद्रयुक्त बर्तन, उसके छिद्र में जाके जमा हो जाता है और उसके छिद्र को बहुत छोटा कर देता है। जिस तरह से आप क्या करोगे कि मान लो हमारे पास चाय छानने वाला है, तो उसमें एक बार डालडा को गर्म करके उसको छानो और जब वो ठंडा होगा तो डालडा जो होगा उसके छिद्र में जम जाएगा। उसी प्रकार जब हम इसके सॉल्यूशन को उस पात्र को उस सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो ये जो कॉपर फेरोसाइनेट बना उसके छिद्र में भर जाता है और उसके छिद्र को इतना छोटा कर देता है कि वो अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसा कार्य करने लगता है। तो इस तरीके से आप कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण कर सकते हो और प्रकृति में भी कुछ पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा परासरण क्या है। जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, जिससे विलायक के अणु तो पास हो सकता है लेकिन विलय का अणु पास नहीं हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। अगला पॉइंट है हमारा विसरण। कभी कभी क्या होता है कि परासरण और विसरण, ये दोनों जो टर्म है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कभी लगता है कि ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन आज क्लियर कर देते हैं आपको, दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। तो परासरण के बाद अगला टर्म है हमारा विसरण, जिसे हम प्यार से डिफ्यूजन भी कहते हैं, डिफ्यूजन। अभी विसरण क्या है, तो आप देखो, जैसे परासरण की जो प्रक्रिया है वो मूल रूप से लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। एक द्रव दूसरे द्रव में मिक्स होता है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं परासरण। लेकिन परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है। दो द्रव के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है और उससे होकर दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे परासरण। लेकिन विसरण की जो प्रक्रिया है इसमें किसी प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली या किसी प्रकार के झिल्ली का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे मान लो किसी कोने में हम अगरबत्ती जला देते हैं तो उसका जो सुगंध है वो कुछ समय के बाद हम तक पहुंच जाता है। तो ये जो गैस आपस में मिक्स हो गए ना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। तो एक गैस हो या फिर दो आपस में लिक्विड ही हो, वो गैस के अणु या दो लिक्विड के अणु आपस में मिक्स हो जाए लेकिन
किसी प्रकार के झिल्ली की आवश्यकता ना हो, तो इसे हम बोलते हैं विसरण। तो चलो लिख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों को आपस में मिश्रित, लेकिन मिश्रित होते हैं पर यहां किसी प्रकार के अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो विसरण क्या है बच्चों? 2 या 2 से अधिक पदार्थ के कणों, पदार्थ के कणों को आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन नो नीड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के केस में, विसरण के केस में हमें किसी प्रकार के अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ किसी भी प्रकार के पदार्थ के कण आपस में इंटरमिक्स हो गए तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विसरण। लेकिन परासरण में क्या हो रहा था कि 2 द्रव जिसका सांद्रता कम था उसमें से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता में प्रवेश कर रहा था, तो इसे हम बोलते हैं परासरण, और ये हो गया हमारा विसरण। तो परासरण और विसरण में कुछ मेजर डिफरेंस होता है जो आपको आईएससी के एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, परासरण एवं विसरण में अंतर। तो आओ हम लोग अब लिख लेते हैं परासरण एवं विसरण में अंतर। तो आप हेडिंग लगाओ आराम से इधर परासरण, और इसको पेटवा फाड़ दो और इधर लिख दो विसरण। विसरण तू बिछड़न बिछड़न कांदी है, तू बिछड़न कांदी है, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं अब परासरण में, परासरण की प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। परासरण की प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। विसरण में की प्रक्रिया में, समझ रहे हो ना, अर्धपारगामी झिल्ली, झ बड़ा, झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। ओके, दूसरा है परासरण की
प्रक्रिया में सिर्फ विलायक गति करता है, वो भी एक ही दिशा में। इसमें सिर्फ विलायक का मूवमेंट होता है सोलवेंट का, वो भी एक डायरेक्शन में, विलायक से विलयन की ओर, या फिर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। लेकिन इसमें क्या होता है, विसरण में विलय एवं विलायक दोनों गति करते हैं, पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। इसमें विलय विलायक की ओर आता है और विलायक विलय की ओर जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों गति करते हैं। तो 2 हो गया। तीसरा, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इसमें क्या होता है कि विलायक जो होते हैं वो कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, लेकिन परंतु इसमें अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अच्छा, चौथा, आप क्या कर सकते हो कि दाब लगा के और परासरण की प्रक्रिया को रोक सकते हो। वो आगे हम अभी तुरंत बताएंगे आपको कि प्रेशर अप्लाई करके आप परासरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीका से विसरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। तो चलो लिख लेते हैं, दाब लगाकर परासरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है, लेकिन विसरण की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। ये अपने मन का मालिक है भाई। अब मेरा पन्ना समाप्त हो गया, तो आप अगर 5वां लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि परासरण में कि परासरण की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ द्रवों में होती है, द्रवों में परासरण की प्रक्रिया सिर्फ द्रवों में होती है, लेकिन विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो द्रव और गैस दोनों में होती है। तो ये 5वां डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो इसे फटाफट कॉपी कर लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। आईएससी के एग्जाम के लिए ठीक ठाक है, पूछ देता है कभी कभी, तो उतार लो आप लोग जल्दी से, मिटा देते हैं। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये बॉलीवुड वाले भी ना अजीब अजीब गाने बना दिया। वो खुशबू से पहचानने का गुण तो कुत्तों में पाया जाता है, इंसान कैसे पहचान सकता है भाई? देख के पहचान सकते हो भले। चलो तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग का अगला टॉपिक था
परासरण दाब। हाँ सर, यही तो था, इसी को तो हेडिंग दिए थे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ओ प्रभु, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब ये क्या है बच्चों, हम लोग पढ़ लिए ऑस्मोसिस, परासरण पढ़ लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल ध्यान से। हो उड़ा गुलाल मैं तेरी चुनरिया लहराए, जब जब मुझे पे उठा सवार, मैं तेरी चुनरिया लहराए। हाँ, पूरा भर लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना लग रहा है। टुक टुक दिस इज पिस्टन। पिस्टन यहां पे लगा रहे हैं दाब, यहां पे नैरो ट्यूब है, मतलब पतला सा नली। ये जो डिजाइन देख रहे हो ना, साड़ी का फॉल सा, हालांकि साड़ी का फॉल नहीं है, ये है अर्धपारगामी झिल्ली। समझे बच्चों, इधर है विलियन। समझे बच्चों, इधर है विलायक। समझे कि नहीं समझे, इधर विलियन इधर विलायक, बीच में अर्धपारगामी झिल्ली, कुछ कुछ होगा, क्या होगा, परासरण होगा। अभी हम बताएं कि जब हम शुद्ध विलायक को और विलियन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं, तो जो विलायक के कण होते हैं वो झिल्ली से होकर विलियन में प्रवेश करने लगते हैं, और इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। समझे। अब आगे देखो, जब हम यहां पे कोई पिस्टन लगा देते हैं, विलियन वाला जो है कंटेनर, इसमें एक पिस्टन लगा दिए, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, घर्षण रहित, और यहाँ पे दाब आरोपित करना शुरू किए। तो थोड़ा सा दाब आरोपित किए, फिर भी अभी विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इधर आ रहा था, थोड़ा सा और दाब लगाए और ताकत लगा दिए थोड़ा सा ऊपर से, तो अभी भी इधर थोड़ा थोड़ा बह रहा था। थोड़ा सा और जब दाब लगाए, मतलब जितना खाए थे सब लगा दिए, तो उस समय क्या हुआ कि बिल्कुल से जो सोल्वेंट का मॉलिक्यूल, विलायक का कण अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर प्रवेश कर रहा था, उसका प्रवेश रुक गया, मतलब परासरण की प्रक्रिया रुक गई। विलियन पर दाब लगाने से परासरण की प्रक्रिया रुक गई। तो जितना दाब लगाने से विलायक के कणों का विलियन में प्रवेश रुक गया, इस दाब को ही हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलियन पर जितना बाह्य दाब लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। क्लियर हुआ? तो चलो लिख लेते हैं परासरण दाब भैया। विलियन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिससे अर्धपारगम्य
झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का विलयन में प्रवेश रुक जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना बाह्य दाब लगाया जाता है उसे परासरण कहते हैं। परासरण की प्रक्रिया को, परासरण यहां से विलायक सुई सुई करके इधर आ रहा था, सुई 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 आ रहा था, और यहां पे लगा दिए दाब, और जब दाब लगा दिए तो बेचारा यहीं पे कुई 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 करके रुक गया। इधर से प्रेशर लगा तो ये इधर से दाब लगा, कुई 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 कुई, इधर से इसको दबाएं, इधर से इसको दबाएं, तो वहीं पे रुक गया। तो ये रुकने में इधर से विलायक के कणों का विलयन में प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पे जितना दाब लगाया गया उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है, तो ये और इसे हम लोग सूचित करते हैं पाई से। तो आप लिख लो परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। उतार लो। तो इसमें अब एक और टर्म है रिवर्स ओस्मोसिस, उल्टा परासरण। परासरण तो हम लोग सीख लिए, अब एक टर्म है उल्टा परासरण। उल्टा परासरण, रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ, रिवर्स ओस्मोसिस। अब रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है बच्चों, तो चलो देखते हैं। दुनिया है पैसों का मेला, अभी पढ़ ले बाबू नहीं तो आगे लगाना पड़ सकता है ठेला। उल्टा परासरण क्या होता है, देखिए उल्टा परासरण, उल्टा परासरण यानी परासरण के उल्टा। तो इसमें क्या होगा, उल्टा परासरण में जरा सा ध्यान देने की जरूरत है बच्चा, सॉरी बच्चियां भी, जो भी वीडियो देख रहे हैं सब ध्यान दें, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग। यहां पे है सॉल्वेंट, विलायक। ऐसा कौन विलायक बनाता है भाई, हम बनाता है, हम अपन। इधर है विलयन, उधर विलायक और इधर विलयन। अब बीच में लगा द अर्धपारगम्य झिल्ली, और यहाँ पे वही जो पिस्टन था वो फिर से लग गया है, और यहाँ पे नैरो ट्यूब है, चूंकि इधर से दबाओगे तो इधर से निकलेगा बाहर। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इधर है विलायक, अब इधर है विलयन, ठीक। और यहाँ भी बंद कर दो, या यहाँ पे अभी खुला छोड़ दो और यहाँ पे पिस्टन लगा दो, ठीक। इधर अभी खुला है। तो अब हम क्या करते हैं, देखें आप, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इधर विलायक है और इधर विलयन है।
तो होगा क्या कि जब हम विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं तो परासरण की प्रक्रिया होती है। मतलब विलायक जो है झिल्ली से होकर इधर बहना शुरू करता है, अभी बताए थे ना सुई सुई। तो ये विलायक इधर प्रवेश करना शुरू करेगा और जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दाब लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दाब, प्रेशर लगा देंगे। तो प्रेशर, कितना प्रेशर लगा देंगे? परासरण दाब के बराबर लगा देंगे। परासरण दाब के बराबर दाब लगा देंगे। तो होगा क्या? परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। हम आपको अभी बताएं कि परासरण दाब वह दाब होता है जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है। तो जब हम विलयन पे परासरण दाब लगा देंगे तो क्या परासरण होगा? नहीं होगा, मतलब परासरण रुक गया। अब आप क्या करो, थोड़ा सा और काम करो, थोड़ा सा और मेहनत करो। परासरण दाब के बराबर तो लगा के हम परासरण की प्रक्रिया को रोक दिए हैं, थोड़ा सा और प्रेशर ऊपर से लगाओ, परासरण दाब से ज्यादा प्रेशर लगाओ। तो अब क्या होगा? जो सोलवेंट इधर आ रहा था वो तो रुक ही गया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे विलयन का विलायक अब इधर से इधर जाने लगेगा। मतलब जो परासरण की प्रक्रिया में इधर से इधर आ रहा था विलायक, अब उल्टा परासरण होने लगेगा। मतलब विलायक इधर से इधर प्रवेश करने लगेगा। कब? जब हम परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर देंगे तब। तो ये जो प्रक्रिया हुआ उसे हम उल्टा परासरण कहते हैं। समझ गए बात को? जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करते हैं, परासरण दाब के बराबर आरोपित करेंगे तो सिर्फ रुक जाएगा परासरण की प्रक्रिया, न इधर से इधर न उधर से उधर होगा। लेकिन जैसे ही परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे तो परासरण के विपरीत प्रक्रिया होने लगेगा। जो इधर से आ रहा था अब इधर से इधर जाने लगेगा। तो इस घटना को हम बोलेंगे उल्टा परासरण। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो परासरण के विपरीत प्रक्रिया होने लगती है, जिसे उल्टा परासरण कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुआ ये उल्टा परासरण हुआ। परासरण के विपरीत प्रक्रिया, मतलब परासरण में विलायक इधर से इधर आ रहा था, अब विलायक इधर से इधर जाएगा, तो इसे बोलेंगे उल्टा परासरण। देखो उल्टा परासरण का जो आरओ है, आरओ, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग हार्ड वाटर को, यानी जो कठोर जल होता है उसे शुद्ध करने में, या जो समुद्री जल होता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है उसे शुद्ध करने में भी करते हैं। जैसे होगा क्या, आप देखो समुद्री जल का लवण विहीन करना, यहाँ पे हम डाल देंगे समुद्री जल जिसमें नमक है और यहाँ पे डाल देंगे शुद्ध पानी। अब क्या करेंगे, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देंगे और जब यहाँ पे परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करेंगे तो यहाँ से विलायक के कण, यानी जो पानी होगा वो उधर विलायक में प्रवेश करने लगेगा और नमक इसी ओर रुक जाएगा, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का कण पास नहीं हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं समुद्री जल का लवण विहीन करना, यानी समुद्री जल को शुद्ध करना। तो ये उल्टा परासरण का उपयोगिता था जल को शुद्ध करने में। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है, कैसे आता है, सब देखते हैं डिटेल्स में।
तो तनु विलयनों से संबंधित वान थॉप ने कुछ नियम दिया था जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर वान थॉप ने बताया कि गैसें एवं तनु विलयन के गुणों में समानता होती है, इसलिए गैस के नियम तनु विलयनों के लिए भी लागू होते हैं। अब वान थॉप ने क्या बताया? वान थॉप ने बताया कि एक जो गैस होता है आदर्श गैस और एक तनु विलयन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दोनों के गुणों में समानता पाया जाता है। तो इसलिए जितने भी गैस के नियम होंगे वो सब तनु विलयन के लिए भी लागू होंगे। अब सवाल यहाँ पे वो ये उठता है कि आखिर गैस के नियम क्या हैं। तो चलिए 11th में पढ़ना था तो आपको हम रिकॉल करवा देते हैं थोड़ा सा गैस के नियम क्या हैं, उसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो गैस के नियम जो हैं ढेर सारे हैं। गैस के नियम, इनमें से सबसे पहला नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, अब बॉयल का नियम बताता है हमें कि किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है आयतन, वो इसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V का। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये रिलेशन है। जैसे मान लो कि एक बर्तन में गैस भरा हुआ है, ऊपर एक बर्तन से ढका हुआ है। अब क्या करो कि आप उस पर प्रेशर लगाओ, दाब लगाओ, तो गैस तो नीचे बैठेगा, सिकुड़ेगा, गैस के अणु नज़दीक हो जाएंगे तो उसका आयतन घटेगा। मतलब वॉल्यूम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर लगाने पे गैस का आयतन घटता है। तो ये पहला इक्वेशन हुआ। ये कब होता है? जब T कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ताप स्थिर होता है, उस समय दाब बढ़ाने पे आयतन घटता है। इसे कहते हैं बॉयल का नियम। दूसरा है चार्ल्स का नियम। ये हम डिटेल में पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको याद करवा रहे हैं 11th का। तो चार्ल्स का नियम क्या होता है? इन्होंने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी आयतन जो होता है ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो गैस का आयतन भी बढ़ेगा। जिससे होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अणुओं का गतिज ऊर्जा बढ़ता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो गैस के अणु दूर दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो आयतन बढ़ेगा, ज़्यादा जगह छेकेंगे। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तीसरा है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम हमें बताता है किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसी गैस का आयतन उसके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कणों की संख्या, मोलों की संख्या जितना अधिक होगा आयतन उसका उतना ही अधिक होगा। ये तब होता है जब P एंड T दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। एक और नियम है यहाँ पे जिसे हम लोग कहते हैं गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम, और गैलुसेक का नियम हमें बताता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब किसी गैस का ताप बढ़ाओगे तो उसका दाब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मान लो बर्तन में गैस बंद है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा,
और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, तो दाब भी ज़्यादा लगाएगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, ताप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। अब यहाँ से एक और रिलेशन हम निकाल, ये तो गैस का नियम हो गया। अब पहला 3 इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करते हैं तो तीनों में देख रहे हैं कि V डायरेक्टली, यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू, तीसरा में क्या है N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा में T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पहला में P के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल NT बाई P। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R NT बाई P। P को इधर ले आइए तो हो जाएगा PV इक्वल टू nRT। A जो है इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसका यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, बस हम आपको दिखाने के लिए ले आए कि गैस नियम का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये सारे गैस नियम थे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो आइए बच्चों, अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं वान थॉप ने क्या नियम दिया था रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें पहला है बॉयल वान थॉप का नियम, बॉयल वान थॉप का नियम। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब जिसे हम क्या बोलते हैं पाई से सूचित करते हैं परासरण दाब को। तो परासरण दाब जो होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पे C जो है सांद्रता है। और बच्चों एक चीज और याद रखना, जब सांद्रता के बारे में कुछ भी नहीं दिया रहे, जैसे मोलालता, मोलरता, मोल अंश, ये सब जो है सांद्रता ज्ञात करने का विधि है, लेकिन अगर इनमें से कोई क्लियर ना हो कि किसके बारे में बात किया जा रहा हो, तो आप सीधे सांद्रता का मतलब समझना मोलारता, और मोलारता इक्वल टू होता है N/V, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो ये जो परासरण दाब, वान थॉप ने बताया कि परासरण दाब जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरा नियम है गैलुसेक वान थॉप का नियम। इस नियम के अनुसार परासरण दाब जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देख लो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर आप दोनों से देखते हो तो पाई जो है वो प्रोपोर्शनल है CT, यहाँ से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, और यहाँ से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो आप देख सकते हो कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे आता है R, तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू RCT, और इसी को थोड़ा अच्छा करके सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। अब आप देखना, ये थोड़ा सा हम इससे और इससे कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे है बॉयल का नियम, और बॉयल के नियम हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है, दाब, वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पे आप देखो, बॉयल वान थॉप का नियम में दाब जो है सांद्रता के समानुपाती है, और सांद्रता N/V है। तो बताओ V नीचे आ गया तो पाई आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, मतलब यहाँ भी P जो है V के व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ भी पाई जो है V के व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरा यहाँ पे गैलुसेक में देखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यहाँ भी पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। मतलब जितने भी सॉल्यूशन वाले रूल थे, सॉरी गैस वाले नियम थे, वही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमें मिला पाई इक्वल टू CRT। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए
C के जगह पे हम लिख सकते हैं n/v, क्योंकि सांद्रता है तो हम लिख सकते हैं इसे पाई इक्वल टू CRT। एक इक्वेशन तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना आप लोग। दूसरा पाई इक्वल टू n/v/RT, क्योंकि C सांद्रता था और सांद्रता मोलरिटी n/v, एक ए इंपॉर्टेंट इक्वेशन हुआ। दूसरा v को आप इधर ले आइए तो पाई v इक्वल टू nRT, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दो तो बच्चों, PV इक्वल टू nRT अभी हम लाए थे आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे PV इक्वल टू nRT गैस नियम का यूज करके। तो बताओ ये पाई भी इक्वल टू nRT और PV इक्वल टू nRT दोनों में समानता है कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे गैसियस प्रेशर है और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, बाकी सब सेम है। तो बताओ P यहाँ पे पाई क्या है, बोलना मेरे साथ, पाई क्या है? परासरण दाब। V क्या है? आयतन। N क्या है? मोलों की संख्या। R क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। और T क्या है? टेम्परेचर, ताप। आप इसको लिख लेना खुद से। अब एक चीज और, हम यहां से विलय के अनुभार की गणना भी कर सकते हैं। जिसे हमें निकालना है विलय के अनुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे करेंगे? जैसे और सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में करते आ रहे थे, पाई भी इक्वल टू इन नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का, आप इसे Na भी लिख सकते हो। अब Na इक्वल टू हो जाएगा WA/MART, और Ma को इधर ले आओ, यही हमें निकालना है। तो WART/पाई भी, ये हो गया विलय का अनुभार। तो ये यहां से आप देखो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग निकाले हैं, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, या इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में अनुभार यहाँ नीचे ही आता है। इसका मतलब है कि जितने भी अनुसंख्यक गुण हैं वो विलय के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हैं कि अनुसंख्यक गुण जो होते हैं, अनुसंख्यक गुण और व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलय के अनुभार। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम आगे फिर वन टॉप फैक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आप जल्दी से फटाफट कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब ज्ञात करने का कुछ अन्य विधि है। ये बर्कले एवं हार्टले विधि, एक अजीब सा नाम है, फेफर विधि, मोर्स फ्रेजर विधि और डी प्लाज्मोलाइटिक विधि। तो इनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है बर्कले एवं हार्टले विधि, जो सबसे आसान है और इसी का यूज सबसे ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने के लिए। तो हमारा ये चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट एंड फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म हुआ और अब बच गया इसका न्यूमेरिकल। और इससे पहले वाले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी सिर्फ एक या दो न्यूमेरिकल बताए हैं। तो सबको हम आगे और बढ़ाएंगे लेक्चर को। तो अगले वीडियो में आपको मिलेगा सबका क्वेश्चन, मेंस का भी, एडवांस का भी, नीट का भी, सबका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जितना है लेक्चर उसको पढ़िए, एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए, और जब भी वीडियो देखने बैठिए तो साथ में कॉपी कलम जरूर रखिए, क्योंकि साथ साथ में क्वेश्चन भी करवाया जाता है। तो आप उसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर पीछे वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए DK चंदन, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और बाकी पीछे वाले सारा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।